Good morning, all. I am Dr. Saroj Bala, Assistant Professor in Political Science, Gandhi Memorial National College, Ambala, Kent. Today we will discuss about political thought of दादा भाई नारोजी. दादा भाई नारोजी के राजनीतिक विचार. दादा भाई नारोजी के राजनीतिक विचारों से पहले हम उनके लाइफ स्केच के बारे में बात करेंगे, उनका जीवन परिचय. तो देखिए, दादा भाई नारोजी का जन्म 4 सितंबर 1825 में हुआ था. गुजरात के नक्सारी ज़िले में हुआ था और उनके पिताजी का नाम पालनजी दोरदी था और उनकी माता का नाम मानिकबाई था. दादा भाई नारोजी बहुत ही मेधावी छात्र रहे हैं. सन 1855 में उन्होंने कॉलेज से त्याग पत्र देकर अपने एक मित्र के एक इनविटेशन पे वो इंग्लैंड चले गए थे व्यापार करने के लिए. व्यवसाय की देखरेख के साथ साथ उन्होंने अपना राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में रुचि लेनी आरंभ कर दी और उसके बाद उन्होंने भारतीय साथियों के साथ मिलकर लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी. कुछ समय के बाद इस संस्था की शाखाएं बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास इनमें भी खुल गई. तो उन्होंने अपने लंदन के जितना भी उनका स्टे था उसके दौरान दादा भाई ने भारतीय जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसके बारे में बहुत डीप स्टडी किया और उसके ऊपर एक नया दृष्टिकोण उन्होंने एक विकसित किया, जिसके आधार पर उन्होंने बाद में एक अपनी इकोनॉमिक थ्योरी भी दी जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे. उन्होंने इंग्लैंड में रहकर सेंट्रल फिन्सबरी निर्वाचन क्षेत्र से ब्रिटिश संसद के लिए चुनाव भी लड़ा था और वो 1892 से 1895 ईस्वी तक ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे. उसके बाद उन्होंने रॉयल कमीशन का सदस्य भी उनको नियुक्त किया गया. दादा भाई नारोजी का राष्ट्रीय नेशनल कांग्रेस के संस्थापक के रूप में भी उनका मुख्य भूमिका मानी जाती है. वो 3 बार कांग्रेस के सभापति भी चुने गए, एक बार 1893 में लाहौर में और 1906 में वो कलकत्ता में और 1886 में भी कलकत्ता में. इसलिए 3 बार उनको कांग्रेस के सभापति के रूप में उनका चुनाव किया गया. 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में उन्होंने अध्यक्षीय भाषण में घोषणा की थी कि भारत के राजनीतिक प्रयत्नों का उद्देश्य स्वराज है. तो स्वराज के प्रति उनका विशेष प्रेम था. तो धीरे धीरे उनके विचारों में परिवर्तन भी हुआ और वो उदारवाद से उग्रवाद की ओर बढ़ते चले गए. लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि उनका जो मेन जो एटीट्यूड था उदारवादी ही रहा. तो उन्होंने अपनी सभी सूझबूझ का परिचय बहुत सारी चीज़ों में दिया. उन्होंने अपनी एक बुक लिखी जिसमें पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया नाम से वो बुक थी. उन्होंने आर्थिक दर्शन पर वो बुक लिखी थी. सभी इकोनॉमिक सिस्टम को उन्होंने अच्छे से इसमें एक्सप्लेन किया है. उन्होंने जो उनका जीवन था बहुत ही त्याग भरा था, बहुत त्यागपूर्वक जीवन उन्होंने व्यतीत किया है. तो उनकी जो गणना है वो बहुत सादगी वाले जीवन व्यतीत करने वाले लोगों में की जाती है. तो भारत के उद्धार में उन्होंने लगातार लगे रहे. उन्होंने देशवासियों के सामने एक सेवा का उच्चतर आदर्श प्रस्तुत किया है. 30 जून 1917 को भारत के इस महान वृद्ध पुरुष का स्वर्गवास हो गया था. तो इस आधार पर जो उनका इंग्लैंड में भी और भारत में भी उनको एक बहुत बड़े महापुरुष के रूप में हमेशा याद किया जाता है. अब हम बात करेंगे पॉलिटिकल थॉट ऑफ दादा भाई नारोजी. दादा भाई नारोजी के राजनीतिक विचार क्या थे. तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मॉरल बेस ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी. तो राजनीतिक सत्ता का नैतिक आधार. दादा भाई नारोजी उस समय के उदारवादी चिंतन से बहुत अधिक प्रभावित थे. उनका ब्रिटिश न्यायप्रियता में बहुत अधिक विश्वास था और उन्होंने जो राजनीतिक सत्ता के प्रति जो उनका नैतिक आधार है उसके आधार पर उन्होंने बात की है. उन्होंने कहा है कि नैतिकता को राजनीतिक सत्ता का आधार माना जाना चाहिए. उन्होंने राजनीतिक सत्ता के नैतिक आधार का बहुत ही प्रभावशाली ढंग से पक्ष लिया है. दादा भाई नारोजी ने अपने संपूर्ण जीवन में सात्विक मान्यताओं और आदर्शों का पालन किया. इसलिए उन्होंने व्यक्तिगत, सामाजिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में नैतिक आदर्शों का पालन करने की बात की है. व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए कोई भी क्षेत्र चुना जाए लेकिन उसमें कार्यक्षेत्र का आधार नैतिक ही होना चाहिए, ऐसा उनका मानना था. शक्ति को सत्ता का आधार मानना वो एक बहुत ही घिसी पिटी सोच मानते हैं. लेकिन वो कहते हैं कि गहराई से अगर देखा जाए तो शक्ति को सत्ता का आधार मानकर
एक तरीके से एक खोखला सिस्टम डेवलप करने की बात होगी अगर ऐसा होगा तो इसलिए उन्होंने अपनी जो बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, उसमें उन्होंने लिखा है कि यदि वे ये समझते हैं कि उनके असैनिक अधिकारी अथवा ब्रिटेन की जनता की सुरक्षा का भारतवासियों के संतोष के बजाय कोई अन्य साधन हो सकता है तो वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। उनका सैन्य बल कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, भारत में उनके शासन की सुरक्षा पूर्णतः भारतवासियों के संतोष पर ही निर्भर है, क्योंकि पाशविक शक्ति से एक साम्राज्य का निर्माण किया जा सकता है किंतु पाशविक बल उसका परिरक्षण नहीं कर सकता। केवल नैतिक बल, न्याय और धर्म ही उसकी रक्षा करने में समर्थ हो सकते हैं। इसलिए उनका जो विश्वास था, उन्होंने राजनीतिक आधार को, राजनीतिक सत्ता का आधार नैतिक आधार माना है। तो उसके बाद हम बात करेंगे स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति का आध्यात्मिकरण। नैतिकता को राजनीति का आधार मानने की उन्होंने बात की है। उसके साथ ही उन्होंने कहा है कि राजनीति का आध्यात्मिकरण किया जाना चाहिए। उन्होंने धर्म को राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। वे धर्म को राजनीति का आधार मानते थे और चरित्र निर्माण और नैतिकता को राष्ट्र की उन्नति के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ मानते थे। उन्होंने अनैतिक कार्यों को कभी भी मान्यता नहीं दी और उनका मानना था कि अच्छे कार्यों के लिए साधन भी अच्छे ही यूज़ किए जाने चाहिए। इसलिए दादा भाई नौरोजी के विचारों से बाकी आने वाले और जो हमारे राजनीतिक चिंतक हैं वो भी बहुत अधिक प्रभावित हुए थे, जिनका गोखले जी पर और गांधी जी पर उनका स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। तो उनकी इसी भावना को लेकर गोखले जी ने भी भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। तो इसी आधार पर गांधी जी ने भी धर्म विहीन राजनीति को फांसी के फंदे के समान माना था। नेक्स्ट बात करेंगे फेथ इन ब्रिटिश लिबरलिज्म। उनका ब्रिटिश उदारवाद में विश्वास था। दादा भाई नौरोजी बहुत ज़्यादा उदारवादी थे। उनका ब्रिटिशर्स के उदारवाद में भी बहुत विश्वास था। वो एक अपने आप को अपनी ब्रिटिश जो न्यायप्रियता थी और उनके ब्रिटिश शासन में उनका पूरा विश्वास था और ब्रिटिश शासन की लोकतांत्रिक संस्थाएं और शिक्षा प्रणाली पर भी वो बहुत अधिक विश्वास करते थे। उनका मानना था कि एक दिन अंग्रेजी शासक जो हैं भारत की समस्याओं को सही तरीके से समझेंगे और उनके समस्याओं के समाधान की भी बात करेंगे। उदारवादी होने के नाते उन्होंने हमेशा पीसफुल मीन्स को यूज़ करने की बात की है। हमेशा उन्होंने वायलेंस को गलत बताया है, तो इसलिए उन्होंने हिंसा का विरोध किया है। नेक्स्ट बात आती है फेथ इन कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, संवैधानिक उपायों के पक्ष में। दादा भाई नौरोजी का संवैधानिक उपायों में बहुत अधिक विश्वास था। उनका मानना था कि अपनी मांगों को मनवाने के लिए संवैधानिक उपायों का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। वो स्वशासन के लक्ष्य को संवैधानिक उपायों के माध्यम से ही प्राप्त करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने स्वाधीनता के संघर्ष को अनुशासनात्मक, अहिंसात्मक और संवैधानिक ढंग से ही चलाने की बात की थी। उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो भारत की पराधीनता का युग बहुत ही लंबा हो सकता है। इसलिए उन्होंने कहा कि भारतीय अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता को तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार अंग्रेजों के प्रति हिंसा, क्रांतियां या विद्रोह करके प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए भारतीयों के लिए सबसे उचित मार्ग है कि वे संवैधानिक तरीके से एक संयुक्त आवाज़ में अपनी मांगे ब्रिटिश शासन के सामने रखें और ब्रिटिश जनता की नैतिकता और स्वाधीन प्रियता को उकसाएं और इस प्रकार धीरे 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 सभी भारतीय अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने संवैधानिक उपायों में अपना बहुत अधिक विश्वास जताया। उनका मानना था कि संवैधानिक उपायों के माध्यम से ही हम स्वाधीनता को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने संवैधानिक उपायों के माध्यम से ही भारतीयों की शिकायतों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट जो थी वो अंग्रेज़ों के सामने प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने शिक्षा के मामले में सरकार की उदासीनता के बारे में बात की। उन्होंने भारतीय शासन में भारतीयों की उपेक्षा के बारे में लिखा। उन्होंने सिंचाई और आवागमन के साधनों के अभाव के बारे में उन्होंने अंग्रेज़ी सरकार को सचेत करवाया। तो इस तरीके से उन्होंने संवैधानिक साधनों के माध्यम से ही अपनी डिमांड्स रखी अंग्रेज़ी शासन के सामने। नेक्स्ट बात आती है इन फेवर ऑफ एस्टेब्लिशिंग रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं को स्थापित करने के पक्ष में उदारवादी होने के नाते दादा भाई नौरोजी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पक्षधर थे। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उन्होंने भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं का होना आवश्यक समझा। उनका कहना था कि हम भारतीयों में से
हम भारतीयों में से बहुत से इस बात के इच्छुक हैं कि भारत में प्रतिनिधि संस्थाएं हों, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या भारतीय इस समय ऐसी संस्थाओं की योग्य हैं। तो इस पर जो नौरोजी हैं उन्होंने कहा कि हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना होगा। पहली बात कि इंग्लैंड में ऐसी संस्थाएं स्थापित की जाएं जो भारतीय मांगों को न्यायपूर्ण और उचित तरीके से पैरवी कर सकें और अपने आचरण की महत्ता के कारण इतने प्रभावशाली हो जाएं कि आवश्यकता पड़ने पर भारतीयों के लिए प्रतिनिधि प्रणाली स्थापित करने के लिए हमेशा संघर्षरत रहें। दूसरा, उन्होंने कहा कि शिक्षित भारतीयों को इस कार्य के लिए जनमत तैयार करना होगा जिससे जनता अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने में सक्षम बन सके। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, इसकी हम बात करेंगे, efforts to form British public opinion for Indian problems। भारतीय समस्याओं के प्रति ब्रिटिश लोकमत जगाने की चेष्टा। दादा भाई नौरोजी को विश्वास था कि यदि ब्रिटिश जनता को भारतीय स्थिति और भारतीय समस्याओं के प्रति सही जानकारी दे दी जाए तो भारत के बारे में ब्रिटिश जनता की जो अज्ञानता है वह खत्म हो जाएगी और दोनों देशों के जो संबंध है वो बहुत अधिक सुदृढ़ हो जाएंगे, सुधर जाएंगे। इससे दोनों ही देशों को सही तरीके से लाभ होगा। तो उन्होंने अनुभव किया कि ब्रिटिश मित्रों के सहयोग के बिना ना तो भारत और इंग्लैंड के स्वस्थ संबंध हो सकते हैं और ना ही उचित लोकमत बनाया जा सकता है। इसलिए उन्होंने WC बनर्जी आदि के सहयोग से लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना भी की, जिनका उद्देश्य था अंग्रेजी और भारतीयों का आपसी संबंध बढ़ाना, आपसी संपर्क बढ़ाना। और इसी दिशा में उन्होंने एक और कदम उठाया और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की 1 दिसंबर 1869 को, और जिसका उद्देश्य था ब्रिटिश जनता और सरकार को भारत से संबंधित मामलों के बारे में ज्ञान करवाना। तो इस आधार पर उन्होंने भारतीय समस्याओं के प्रति ब्रिटिश लोकमत जगाने की चेष्टा की थी। उसके बाद बात आती है क्रिटिसिज्म ऑफ इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद की आलोचना। दादा भाई नौरोजी निरंकुश साम्राज्यवाद के आलोचक थे। साम्राज्यवाद को वो अहितकारी मानते थे किसी भी राष्ट्र के लिए, नैतिक दृष्टि से भी और प्रशासनिक दृष्टि से भी। तो दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश निरंकुश साम्राज्यवाद की जो नैतिक बुराइयां हैं उनका भी पर्दाफाश किया। उन्होंने कहा कि साम्राज्यवाद केवल प्रशासनिक बुराइयों का ही नहीं बल्कि वित्तीय हानियों का भी एक जन्मदाता है। वो कहते हैं कि आर्थिक साधनों का अंधाधुंध निर्गम जो हो रहा है उससे भारत की गरीबी बढ़ रही है। तो इसलिए उन्होंने चेतावनी भी दी भविष्य के लिए कि इंग्लैंड ने संवैधानिक सरकार के लिए जो संघर्ष किए हैं उनका इतिहास बहुत ही गौरवपूर्ण है, किंतु वही इंग्लैंड अब भारत में अंग्रेज़ों का एक ऐसा वर्ग, ऐसी क्लास तैयार कर रहा है जो निरंकुश शासन से प्रशिक्षित है, जिसमें अहंकार और निरंकुश शासन जैसे बहुत सारे दुर्गुण जो हैं घर करते जा रहे हैं। और इस तरीके से संवैधानिकता के पाखंड का भी जो प्रशिक्षण है, जो ट्रेनिंग है लोगों को मिल रही है। तो वो कहते हैं कि यह संभव है कि ये अंग्रेज अधिकारी निरंकुशता की आदतें अपने देश में भी वापस लेकर जाएंगे, और जब वो इंडिया से वापस जाएंगे तो इंग्लैंड के चरित्र और संस्थाओं को भी प्रभावित नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कह सकते हम, क्योंकि जब एक आदत पड़ जाती है निरंकुशता की तो वह आदत उनको अपने देश में भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो इसलिए उन्होंने भारत में काम करने वाले जितने भी अंग्रेज भारतवासी थी उनको उठाने की बजाय स्वयं गिरकर उन्होंने एशियाई निरंकुशवाद के स्तर तक पहुंचाने की बात की है अंग्रेज़ों के द्वारा। उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ों ने भारतीयों को ऊपर उठाने के बजाय स्वयं उन्होंने अपने आप को साम्राज्यवाद के सहारे, निरंकुशता के सहारे अपने आप को गिराने की कोशिश की है। तो इसलिए उन्होंने नैतिक पतन की बात की है साम्राज्यवाद के माध्यम से। तो उन्होंने साम्राज्यवाद की इस आधार पर आलोचना की है। नेक्स्ट बात आती है इन फेवर ऑफ इंडियाज रिक्रूटमेंट इन सिविल सर्विसेज। इंडियंस की जो रिक्रूटमेंट्स की बात की है उन्होंने
कि इंडियंस की, भारतीयों की सिविल सेवा में भर्ती होनी चाहिए। दादा भाई नौरोजी को भारतीयों की जो इंटेलिजेंस है उस पर पूरा भरोसा था। वो चाहते थे कि किसी भी क्षेत्र में भारतीय पीछे नहीं है, तो सिविल सर्विसेज में भी भारतीयों को शामिल किया जाना चाहिए। सिविल सर्विसेज में भारतीयों को प्रवेश करवाने के मामले में उन्होंने कहा था कि भारत और इंग्लैंड दोनों ही देशों में सिविल सर्विसेज के लिए एक साथ परीक्षाएं प्रारंभ करने की व्यवस्था की जाए, और इस आधार पर उन्होंने कहा था कि योग्यता, ईमानदारी और कार्यक्षमता की दृष्टि से अंग्रेजों की तुलना में भारतीय कम नहीं है। तो उन्होंने भारतीयों के लिए कहा कि भारतीय भी उत्तरदायित्वपूर्ण पदों के लिए योग्य हैं। तो इसलिए उन्होंने भारतीयों की योग्यता और कार्यक्षमता में उन्होंने पूर्ण विश्वास दिखाया। भारत में भारतीय कर्मचारियों की कार्यक्षमता के प्रमाण नाम से एक जो 95 पेजेस की उन्होंने बुक थी वो प्रस्तुत की थी, और उसमें उन्होंने प्रमाण दिए थे कि भारतीय नागरिक कितने योग्य और ईमानदार हैं। तो इस आधार पर उन्होंने भारतीयों की सिविल सेवा में भर्ती के बारे में उन्होंने बात की है। नेक्स्ट बात आती है पब्लिक ओपिनियन इज बेस ऑफ पॉलिटिकल पावर। जनमत राजनीतिक शक्ति का आधार। दादा भाई नौरोजी जनमत में पूर्ण विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि राजनीतिक शक्ति का आधार जनता का प्रेम, इच्छा और भावनाएं होनी चाहिए, ना कि शक्ति होनी चाहिए। तो किंतु ब्रिटेन ने क्या किया, भारत की जनता पर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए हुए थे। उस समय 2 प्रतिबंध थे, जिनको कह सकते हैं कि एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वो छीन रखी थी, और दूसरा है निरस्त्र किया हुआ था। तो इस तरीके की जो उनकी दोहरे प्रतिबंध की नीति थी, उससे स्पष्ट होता था कि ब्रिटेन की शक्ति जनता की भक्ति पर आधारित नहीं थी। दादा भाई नौरोजी का मानना था कि जनता के संतोष पर ही राजनीतिक सत्ता की नींव रखी जानी चाहिए। उसके बाद बात आती है बिलीफ इन यूथ्स। उन्होंने युवाओं में बहुत अधिक विश्वास जताया, उनका युवा शक्ति पर बहुत अधिक भरोसा था। उन्होंने कहा था कि युवकों के उग्र और क्रांतिकारी विचारों को देखकर उनके बहुत सारे सहयोगी चिंतित हो उठे थे। तो उन्होंने उसमें कहा था कि जो देश के युवा हैं वही स्वतंत्रता की मशाल अपने हाथ में लेंगे, और इसी तरीके से वो स्वतंत्रता को युवा वर्ग ही आसानी से हासिल कर सकता है। तो इसलिए उन्होंने युवा वर्ग में बहुत अधिक अपना विश्वास जताया। तो उन्होंने देश की सेवा के इच्छुक युवकों को संगठित करने की बात की और संवैधानिक मार्ग पर अग्रसर होने की बात की, क्योंकि उनका अहिंसा और उदारता में बहुत अधिक विश्वास था। तो इसलिए उन्होंने युवा शक्ति को भी अहिंसा का संदेश दिया। नेक्स्ट बात आती है वरिड अबाउट कांग्रेस। उनको कांग्रेस की बहुत चिंता थी। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के बहुत सीनियर लीडर थे। कांग्रेस के बड़े बूढ़ों की लीडर्स की जो लिस्ट है उसमें दादा भाई नौरोजी का नाम आता है। तो उन्होंने हमेशा ही कांग्रेस को बहुत इम्पोर्टेंट माना है। कांग्रेस के बारे में हमेशा वो संघर्ष करते रहे कांग्रेस को हमेशा ऊपर उठाने के लिए। तो उनका मानना था कि जो नेशनल कांग्रेस है उसको केवल ऐसी ही बातों से संबंध रखना चाहिए जो एक राजनीतिक विषय हो। इसलिए उन्होंने राजनीतिक और सामाजिक सुधार के प्रश्नों को अलग अलग रखने की बात की, और इसलिए उन्होंने राजनीतिक मामलों में कांग्रेस को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की बात की कि सभी राजनीतिक संस्था के रूप में कांग्रेस को वो देखना चाहते थे। तो उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को संवैधानिक ढंग से नेतृत्व करने की बात की कांग्रेस के द्वारा। तो इस आधार पर उनका कांग्रेस के प्रति जो विशेष लगाव था वह स्पष्ट दिखाई देता है। नेक्स्ट आता है इम्पोर्टेंस टू प्रिंसली स्टेट्स। देशी रजवाड़ों को विशेष महत्व। तो देखिए दादा भाई नौरोजी ने विदेशी शासन के विरुद्ध जो राजनीतिक युद्ध था उसमें देशी रियासतों के महत्व को भली भांति समझा था। तो उन्होंने कहा जब देशी रियासतों का समर्थन उन्होंने जब प्राप्त करना चाहा तो उनके कुछ सहयोगियों ने यह कहा कि जो देशी जो नरेश राजा लोग हैं मानसिक, नैतिक और परंपरागत दृष्टि से वो नए भारत के आदर्शों का स्वागत नहीं करेंगे और ना ही दादा भाई के आदेशों का, उपदेशों का, उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में वो सहायक हो सकते हैं। लेकिन दादा भाई नौरोजी ने अपने सहयोगियों की इस बात को नहीं माना, क्योंकि उनकी एक निश्चित राय थी। उन्होंने कहा कि यदि देशी रजवाड़ों को भारतीय नेताओं ने अपने राजनीतिक आंदोलन से अलग रखा, अगर हमने जो पॉलिटिकल मूवमेंट है उसमें हमने अगर देशी रजवाड़ों को नहीं लिया तो वो एक अत्यंत उपयोगी शक्ति के रूप में जो है
वो नष्ट कर देंगे हम उस शक्ति को, तो ऐसा करने से हमारे देश का ही नुकसान होगा। तो इसलिए उन्होंने एक कुशल राजनीतिक नेता का परिचय देते हुए उन्होंने कहा कि ब्रिटिश सरकार भारत के योग्य और प्रतिभाशाली नेताओं को और रजवाड़ों को निरंतर परामर्श उनको परामर्श देते रहना चाहिए, अंग्रेजी सरकार को, योग्य नेताओं को, प्रतिभाशाली जो हमारे लीडर्स हैं उनको और देशी रजवाड़ों को, उनको लगातार ये सलाह देती रहनी चाहिए कि और उनको सार्वजनिक कार्यों के लिए धन की सहायता भी देनी चाहिए ताकि वो राजनीतिक संघर्ष को सही तरीके से आगे बढ़ा सके। तो इसलिए उन्होंने रजवाड़ों को विशेष महत्व दिया है ताकि वो संघर्ष में अपना योगदान दे सके। तो इसलिए उन्होंने जो देशी रजवाड़े हैं उनके प्रतिभा को भली भांति पहचाना है और उनको राजनीतिक आंदोलन से अलग रखने की उन्होंने घोर आलोचना की है। तो वो चाहते थे कि जो देशी रजवाड़े हैं वो भारतीय आंदोलन का हिस्सा बने। नेक्स्ट आता है क्रिटिसिज्म ऑफ ब्रिटिश रूल। उन्होंने ब्रिटिश शासन की आलोचना की है। शुरू से तो वो ब्रिटिश शासन के भक्त थे क्योंकि उनका अंग्रेज़ों की न्यायप्रियता में बहुत अधिक विश्वास था, क्योंकि उनका मानना था कि अंग्रेज़ों के सामने अगर हम अपनी समस्याओं को सही तरीके से सही ढंग से रखेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो हमारी समस्याओं को नहीं समझेंगे और वो हमारी समस्याओं को आसानी से दूर कर सकते हैं। लेकिन उनका यह मोह बाद में भंग हो गया। ब्रिटिश के बारे में जो ब्रिटिश के प्रति उनका ब्रिटिशर्स के प्रति जो उनका मोह था ये बाद में उनका भंग हो गया, क्योंकि ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीयों की निरंतर उपेक्षा के बावजूद के फलस्वरूप नारोजी ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में ब्रिटिश शासक के वो कटु आलोचक बन गए थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि भारतीयों की निरंतर ब्रिटिशर्स के द्वारा उपेक्षा की जा रही है। तो उन्होंने अनुभव किया और उन्हें यह बहुत दुख भी लगा कि ब्रिटिश शासन इतनी प्रार्थनाओं के बावजूद भी, इतनी रिक्वेस्ट के बावजूद भी भारत के विरुद्ध अपनी जो रिएक्शनरी जो पॉलिसीज़ हैं उनको ही अपनाए हुए थे और उनकी भाषा अंग्रेज़ों के प्रति और अधिक कठोर और युवकों को भारतीय शासन प्रणाली में सुधार लाने के प्रति उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई। उन्होंने अंग्रेज़ों के प्रति अपनी आवाज़ को और भी कठोर कर लिया था इस आधार पर, क्योंकि उन्होंने भारतीयों के प्रति अंग्रेज़ों की उपेक्षा को देखा था। तो इस आधार पर उन्होंने ब्रिटिश शासन की जो है आलोचना की है। नेक्स्ट बात आती है डिमांड फॉर स्वराज। उनकी ब्रिटिश सरकार की आलोचना स्पष्ट दिखाई देती है, क्योंकि अंत में उन्होंने यह घोषणा कर दी थी कि अंग्रेज़ों के अन ब्रिटिश शासन के अधीन भारत की जनता जिन कष्टों से पीड़ित थी उन सब का एकमात्र उपचार है औपनिवेशिक ढंग का स्वराज। तो वो कहते थे कि जब जो भी भारतीयों ने पीड़ाएं सही हैं, जो भी भारतीयों ने कष्ट सहे हैं, उन सब का कारण वह जो अंग्रेज़ी शासन है उसको मानते थे। तो इसलिए उन्होंने स्वराज की मांग को ही उसका एक समाधान बताया है। और 1906 में अपने जो कलकत्ता अधिवेशन था उसमें उन्होंने अध्यक्ष पद से जो भाषण दिया था उन्होंने उसमें स्वराज की मांग की थी। तो यह पहला मौका था जब कांग्रेस अधिवेशन के मंच से स्वराज की मांग की गई थी। तो दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग की कांग्रेस के अधिवेशन में। तो यह अधिवेशन कांग्रेस और भारत के लिए एक नए युग के प्रारंभ के रूप में जाना जाता है, क्योंकि भाषण के अंत में उन्होंने देशवासियों से अपील की थी दादा भाई नौरोजी ने कि मैं नहीं जानता कि मेरे जीवन के जो शेष दिन हैं उनमें मुझे क्या क्या देखने का सौभाग्य मिलेगा, परंतु यदि मैं अपने देश और अपने देश के लोगों से प्रेम और स्नेह के दो शब्द कह सकता हूँ तो यही कह सकता हूँ कि एक होकर रहो, धैर्य से काम लो और स्वराज प्राप्त करो, ताकि गरीबी, अकाल और महामारी से मिट रहे करोड़ों लोगों को बचाया जा सके और भारत संसार के महानतम तथा सभ्य राष्ट्रों के बीच अपना पुराना गौरवपूर्ण स्थान फिर से प्राप्त कर सके। तो इस आधार पर उन्होंने देशवासियों को अपने भाषण में संबोधित करते हुए स्वराज के प्रति उनको सचेत कराया, स्वराज के प्रति उन्होंने अपनी जो डिमांड है उसको बताया। तो इस आधार पर उन्होंने अपने स्वराज के प्रति अपने विचार रखे थे और लोगों को इसके प्रति बहुत अधिक मोटिवेट भी किया था।
नेक्स्ट बात आती है लीनिंग टुवर्ड्स सोशलिज्म ऑफ दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी का समाजवाद के प्रति झुकाव। दादा भाई नौरोजी में जो बुद्धि की जो दूरदर्शिता थी, इतनी दूरदर्शिता थी कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद की जो बढ़ती हुई आर्थिक और सामाजिक शक्ति थी उसको भली भांति समझ लिया था। उन्होंने ब्रिटेन के समाजवादियों का सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न किया और सन 1904 में एम्स्टर्डम में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस की जो सभा हुई, दादा भाई नौरोजी उसमें शामिल हुए और कांग्रेस में उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध जो एक निर्गम जो उनकी नीति थी, जो ड्रेन थ्योरी थी, उसका आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जो इकोनॉमिक तरीके से हमारे इंडिया का इकोनॉमिक ड्रेन हो रहा है, एक तरीके से आर्थिक जो उनकी जो अंग्रेज़ों की पॉलिसीज़ हैं वो भारत के लिए सही नहीं है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि कांग्रेस में उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध एक आरोप लगाया, जिसे वे अनेक वर्षों तक लगाते भी रहे बाद में। और हॉलबर्न टाउन हॉल में हुई एक सभा जिसमें उन्होंने एक प्रस्ताव रखा, जिसमें मांग की कि संसार भर में वृद्धों के लिए पेंशन की व्यवस्था की जाए। तो देखिए यहाँ पर दादा भाई नौरोजी ने उस समय पर वृद्धों के लिए पेंशन की व्यवस्था की मांग की थी संसार भर के लिए। और श्रमिकों के अधिकार शीर्षक नाम की एक बुक में उन्होंने औद्योगिक जो आयुक्तों के न्यायालय हैं उनको स्थापित करने की बात की। तो इसलिए उन्होंने दादा भाई नौरोजी का समाजवाद के प्रति झुकाव इन सभी बातों से पता चलता है। नेक्स्ट बात आती है ये हम सभी इनके राजनीतिक विचारों की ये सभी बातें थी। इसके बाद बात आती है कि इस चैप्टर से रिलेटेड अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इस चैप्टर से आ सकते हैं। तो लिस्ट ऑफ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, इसमें है डिस्क्राइब द पॉलिटिकल आइडियाज़ ऑफ दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के जो राजनीतिक विचार हैं जिनकी अभी हमने बात की है, तो इसमें हम सभी वही पॉइंट्स कवर करेंगे। नेक्स्ट आता है कि उनका जो दादा भाई नौरोजी का राजनीतिक जो थॉट है उनको लेकर जो क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, क्या योगदान था। तो इस तरह के क्वेश्चंस जब भी कभी आते हैं तो उनमें हम दादा भाई नौरोजी के राजनीतिक विचार और उनके राजनीतिक योगदान के बारे में लिख सकते हैं। तो इस आधार पर हम दादा भाई नौरोजी के राजनीतिक विचारों की हमने बात की। तो इन्हीं सभी बातों के साथ थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।